चलिए देखिए, हम लोग इसके पहले आर परिपथ और एल परिपथ दो परिपथ पे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। क्या होता है एल परिपथ और आर परिपथ क्या होते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो है सी परिपथ को लेकर के। क्या होता है सी परिपथ, क्या होता है सी परिपथ का फेजर आरेख या कला समंजक आरेख, क्या होता है सी परिपथ का धारतीय प्रतिघात। ठीक है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, नोट कर लें, सी परिपथ। सी परिपथ, सी परिपथ, इसी को दूसरे शब्दों में हम लिखें शुद्ध धारतीय, शुद्ध धारतीय परिपथ। ठीक है, शुद्ध धारतीय परिपथ कहें या सी परिपथ कहें। ठीक है, सी किसका प्रतीक है? संधारित की धारिता का, धारिता का ये प्रतीक है। इसीलिए देखिए यहां लिखा है सी परिपथ और इसी सी का हिंदी लिखा गया है यहां पे धारतीय परिपथ। शुद्ध का मतलब होता है कि उसके साथ कोई और उपकरण उसमें जोड़ा न गया हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? संधारित हो। ठीक है, तो कोई भी अगर वैद्युत परिपथ हो और उस परिपथ में केवल संधारित लगा हो, केवल क्या लगा हो? संधारित लगा हो, तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं सी परिपथ या शुद्ध धारतीय परिपथ। ठीक है, इसी तरह हम लोग आर परिपथ को भी पढ़े थे, एल परिपथ को भी पढ़े थे। अब इसको हम लोग देख लें। मान लीजिए हमारे पास एक परिपथ है जिसमें केवल संधारित जुड़ा है। संधारित ऐसे ही बनाया जाता है, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे के बराबर खींची जाती हैं। ऐसे परिपथ में इसको ऐसे ही दर्शाया जाता है। यह एक संधारित है। इस संधारित को हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या करें? जोड़ दें ऐसे। ठीक, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि संधारित जो है वो काम क्या करता है। पता है? सेकंड चैप्टर है ये आपके सिलेबस का, उसमें देखिए संधारित पढ़ा है आपने। इसका काम क्या होता है? आवेश को संचित करना। ये अपने अंदर बिना आकार में बदलाव किए आवेश को स्टोर करता है, चार्ज को क्या करता है? स्टोर करता है। यही इसका काम है। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर उसी को प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको लिखें ये है क्या, उसके बाद हम आते हैं उस पे। लेकिन जब किसी परिपथ में केवल क्या जुड़ा हो? संधारित, केवल संधारित्र जुड़ा हो तो उस परिपथ को, क्या कहेंगे? सी परिपथ या शुद्ध धारतीय परिपथ। शुद्ध धारतीय परिपथ। समझ में आ गई बात? कहते हैं, ध्यान देना इस चीज को। तो पहले तो हम इतना समझ लिए कि सी परिपथ क्या है या शुद्ध धारतीय परिपथ क्या है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक परिपथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक संधारित्र जुड़ा है
और इस संधारित्र की धारिता है C। ठीक है, और इस संधारित्र को हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिए हैं, और जिस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने जोड़ा है उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का अपना क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, तो लिखेंगे माना किसी परिपथ में C धारिता के संधारित्र, C धारिता के संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिसका वोल्टेज क्या है, निम्न है। इसका वोल्टेज क्या है, निम्न है। माना किसी परिपथ में C धारिता के संधारित्र को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से हमने क्या किया, जोड़ दिया है, और उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का जो वोल्टेज है वो निम्न है। निम्न में क्या है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने इस स्रोत का वोल्टेज मान लिया है कि इतना वोल्टेज इसका है। ठीक है, जब ये स्रोत इसको चार्ज देगा, ठीक है, तो ये चार्ज को अपने अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। मान लिया हमने कि t समय में ये इसके प्लेट पर q कूलाम आवेश क्या हो गए, स्टोर हो गए। q कूलाम आवेश क्या हो गए, स्टोर हो गए। तो इस संधारित्र के प्लेटों के बीच का वोल्टेज कितना हो सकता है। ठीक है भाई, जब ये आवेश यहां से देगा तो एक पर हो जाएगा प्लस और दूसरे पे हो जाता है, होता है ना, तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो जाएगा, तो इन प्लेटों के बीच में वोल्टेज डेवलप करेगा। वो वोल्टेज कितना होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यदि स्रोत द्वारा t समय में q कूलाम आवेश संधारित्र के प्लेटों पर संधारित्र के प्लेटों पर, ठीक है, स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो प्लेटों के बीच वोल्टेज, ठीक है, प्लेटों के बीच वोल्टेज कितना होगा, तो ध्यान देना आपने पढ़ा होगा VC, C मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच बात हो रही है। ठीक है, तो VC बराबर हो जाएगा, क्या होता है, Q बाई C, यही होता है ना। VC बराबर क्या होता है, Q बाई C। भाई आप ये पढ़े होंगे, C बराबर Q बाई V, तो V यहां भेज दोगे, C यहां, तो VC बराबर हो जाएगा Q बाई C।
इतना वोल्टेज संधारित्र के प्लेटों के बीच क्या होगा, स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यही जो वोल्टेज स्थापित होगा, यह वोल्टेज, ये जो बाह्य वोल्टेज है ना, जो स्रोत आपने लगाया है, इसके क्या होगा, बराबर होगा। यहां लिखेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच का वोल्टेज स्रोत के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ये वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो फिर ये इसको आवेश देना क्या करेगा, बंद कर देगा ना। इसलिए प्लेटों के बीच का वोल्टेज स्रोत के वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब देखो, जब स्रोत का वोल्टेज ही है, प्लेटों के बीच का वोल्टेज क्या है, Vc है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। Vc का जो मान है वो यहां रख दो, तो E बराबर Q बाई, ये E बराबर Q बाई C हो गया। C का इधर गुणा कर दो, तो Q बराबर क्या निकलेगा, E इंटू E का मान यहां रख दो। तो जब E का मान यहां रखोगे तो ध्यान रखना, हमने C को पहले लिख दिया और E का मान ये रख दिया, E नॉट साइन ओमेगा टी, ये Q का मान हो गया। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित क्षणिक धारा, परिपथ में जो धारा बहेगी उसका क्या, I इक्वल टू डी क्यू बाई, यही होता है ना धारा का सूत्र ही है। अब करना क्या है, I इक्वल टू डी बाई डी टी, ये हो गया। Q का मान ये है, इसको यहां रख दो, इसको ऐसे रख दो। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, अब देखो C और E नॉट का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसको डी बाई डी टी से पहले लिख दो, तो ये हो जाएगा C E नॉट डी बाई डी टी साइन ओमेगा, ये हो जाएगा जी। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी का हम अवकलन करेंगे। जब आप अवकलन करोगे, ध्यान देना, जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा कास ओमेगा टी। अगर समाकलन करते तो ये ओमेगा बटे में होता, अवकलन करोगे तो गुणा के रूप में आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसको अगर हम चाहें तो E नॉट बटे में इसको लिख सकते हैं 1 बाई सी ओमेगा, लिख सकते हैं, फिर सी ओमेगा पलट के इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, कास ओमेगा टी को हमें साइन के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, कास ओमेगा टी को साइन के टर्म में लिखना है। क्या करें, नहीं पता, देख लो, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, ये होता है साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ऐसे। फिर देखें, I इक्वल टू ई नॉट बटे में 1 अपॉन सी ओमेगा, और ये साइन है, ओमेगा टी को आप पहले लिख लो, पाई बाई 2 को बाद में लिख दो, मान नहीं बदलेगा। ठीक है जी, ये बन गया आपका।
आप सभी को पता है कि साइन का यहाँ पे जो भी मान होगा उसका अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है नहीं। तो जब इसका अधिकतम मान 1 होगा तो इस अधिकतम मान में जब इसका गुणा करेंगे तो आई का मान क्या आएगा। तो आई को अधिकतम मान को क्या लिखते हैं, आई नॉट बराबर हो जाएगा ई नॉट 1/c। ये ध्यान में रखिएगा, एक फॉर्मूला है ये, ठीक है जी। ये हो जाएगा, यानी अब इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख दें आई नॉट। तब आई बराबर क्या हो जाएगा जी, तब आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, और ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 हमने माना था और इसकी सहायता से समीकरण 2 को हमने लाया, यानी वोल्टेज माना था, धारा का समीकरण हमने प्राप्त किया। दोनों समीकरण का जब तुलना करोगे तो दोनों समीकरण में जो साइन का गुणांक है, जिसे कला कहते हैं, आप देखोगे दोनों के कला में अंतर कितने का है, पाई बाई 2 का। इसमें पाई बाई 2 ज्यादा है, उसमें नहीं है, और वो भी पाई बाई 2 प्लस में है। इसका मतलब कि धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 आगे चलेगी, यही हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि सी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगी, या हम ये कहें कि सी परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पीछे चलेगा। दोनों बात हो सकती है ना। अरे भाई ये आगे है, इसका मतलब ये पीछे है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह इससे पीछे है। समझ में आ गई बात ना। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि सी परिपथ में धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या होती है, अग्रगामी होती है। समझ में आ गई बात। या हम ये भी कहें कि सी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर कितने डिग्री का, पाई बाई 2 डिग्री का। एल परिपथ में भी कालांतर पाई बाई 2 का था, लेकिन उसमें धारा पीछे चल रही थी, वोल्टेज आगे चल रहा था। आर परिपथ में दोनों समान कला में थे, कोई कालांतर नहीं था। तो ये 3 जो परिपथ आपने पढ़ा, तीनों के विषय में अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आर परिपथ में धारा वोल्टेज समान कला में, एल परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, सी परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलेगी, ठीक है। अब बात आती है इसमें कि सर इसका ये जो धारतीय प्रतिघात क्या होता है। अगर आप देखोगे सी परिपथ जो है, सी परिपथ में देखो इसको ध्यान से, ओम के नियम से आई बराबर V बटा आर होता है, तो ये आर की जगह है ना, तो इसका मतलब ये प्रतिरोध हुआ। तो संधारित्र का ये प्रतिरोध हो गया, लेकिन हम इसे प्रतिरोध नहीं कहेंगे, काम प्रतिरोध का ही करेगा, लेकिन हम इसे प्रतिरोध नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, धारतीय प्रतिघात। क्या कहेंगे, जब ऐसा ही प्रतिरोध आपने देखा प्रेरकत्व में था तो उसे बोले थे हमने धारतीय प्रेरकीय प्रतिघात, एक्सेल से प्रदर्शित किया था हमने। उसी तरह से सी परिपथ में जो 1/ωc है, इसको हम बोलेंगे धारतीय। यहां लिखेंगे सी परिपथ में 1/ωc को क्या कहते हैं, धारतीय प्रतिघात।
धारतीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे एक्स सी से प्रदर्शित, ठीक है, करते हैं। क्लियर? यानी एक्स सी का वैल्यू होगा 1/ω(c). ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मात्रक क्या होगा बताओगे? मात्रक ओम। इसका जो मात्रक होता है ना वो ओम ही होता है, क्योंकि ये भी प्रतिरोध ही है, लेकिन संधारित्र का है इसलिए इसका नाम बदल गया है, काम वही है। ठीक है, अब बात आती है इसमें कि सर इसका फेजर आरेख या कला समंजक आरेख क्या होगा, यह भी जरूरी है। तो देखिए ध्यान से, यहां पर फेजर आरेख कैसे आप बनाओगे? बस यहीं पर हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, धारा आगे चलेगी, वोल्टेज पीछे चलेगा। मतलब समझो, अगर वोल्टेज यहां से चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का यहां से, तो धारा इससे 90 डिग्री ऊपर से चलेगा, वो ऐसे चलेगा जी, ऐसे ये धारा चलेगी। ठीक है, ये प्लस और इधर ये 0। ठीक, तो सी परिपथ का ये साइन वेव है। अब इसी के आधार पर हम बनाएंगे किसका? इसका फेजर आरेख। देखो कैसे समझना उस चीज को। ये देखो, इसके पॉइंट से अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना। ये बन गया किसका? वोल्टेज का उच्चतम मान E0 मिला, और O से E0 तक की जो दूरी है इसी को तो बोलते हैं फेजर, यही घुड़ी सदिश है। और ये इस लाइन से कितनी डिग्री पे होती है? ω(t). ठीक है, अब देखो धारा जो है ये इससे 90 डिग्री क्या होगा? आगे होगा। तो ये जो लाइन है इसमें 90 अंश का कोण बनाओ, तो 90 अंश का कोण ऐसे बनेगा ना, बोलो। तो ये हो जाएगा कौन? I0। समझ में आई बात? ये I0 हो जाएगा। अब देखो, यहां से लेकर के ये एंगल बना तुम्हारा टोटल 90 डिग्री बना, और 90 में जब है इतना जोड़ दोगे तो हो जाएगा 90 + ω(t). हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर? यहां से इस पर जब लंब डालोगे ऐसे ये, तो ये वोल्टेज का ताक्षणिक मान हो जाएगा, और यहां से जब इस पे लंब डालोगे तो ये धारा का ताक्षणिक मान हो जाएगा। समझ में आ रहा? ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा E। तो ये हो जाएगा सी परिपथ का फेजर आरेख। क्लियर है सभी को? कैसे बना है समझ में आ गया ना? तो ये बनाना बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपसे प्रश्न किया जाए कि मान लीजिए ये जो फेजर है वो किस वेग से गति करेगा? ओमेगा से। क्यों? क्योंकि जो ये परिवर्तित राशियां हैं जैसे प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये भी ओमेगा वेग से ही गति करती हैं, तो उसी वेग से ये फेजर भी मूल बिंदु पे इधर इधर गति करेगा। ठीक है जी? अब इसमें बताइए जहां पर आपको समझ में ना आया हो, बोलिए। देखो तीनों परिपथ आपने पढ़ा है, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है। वोल्टेज माना गया है, धारा का समीकरण देखना तीनों में निकाला गया, जिसमें वोल्टेज और धारा के समीकरण सेम आ गए कह दिया गया का बिना कालांतर का ये चलता है, जिसमें अंतर आ गया तो कह दिया गया इसके बीच इतना के कालांतर है। ठीक है, ये तीन अगर आप अच्छे से समझ गए तो बाकी जो तीन है वो आपको एकदम आसान हो जाएगा समझने में, क्योंकि इसके बाद जो भी परिपथ पढ़ेंगे इन दो दो को जोड़ के पढ़ेंगे तो दोनों के रूल उसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, तो वहां डायरेक्ट अब ये सब वहां प्रूफ नहीं किया जाएगा, ये प्रूफ हो चुका, उसमें डायरेक्ट
दिखा दिया जाए, देखो धारा आगे चल रहा है, इसमें पीछे चल रहा था, ठीक है, उसी के आधार पे प्रूफ कर दिया जाए। तो नोट कर लें, फिर मिलेंगे।